हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था, इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 में मेंशन है। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 दो चीज़ों की बात करता है। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 के क्लॉज 1 में लिखा गया है। वो कहता है कि ऑल सिटिजन्स आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, यानी लॉ की नज़र में सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, चाहे गोरा हो चाहे काला, जो भी हो सब लोग लॉ की नज़र में इक्वल हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट को, इसलिए ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी ये कहता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये एक एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का, जिसे प्रपाउंड किया था एवी डाइसी ने। अब इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है लेडी जस्टिस। तो लेडी जस्टिस जो हैं उनके आँखों में पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है। आँखों में पट्टी बंदी होने का मतलब है कि लॉ के सामने सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो गोरा हो चाहे काला, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, जो भी है सब लोग लॉ की नज़र में इक्वल हैं। वहीं जो हाथ में कटघरा है वो सिंबलाइज करता है कि लॉ जो है वो एविडेंस के साथ वर्क करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ नो स्पेशल प्रिविलेज की बात करता है, यानी गवर्नमेंट किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकती। लॉ के सामने सब लोग इक्वल, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो ये हैं कि जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर का टेन्योर चल रहा है तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। साथ ही एमपी और एमएलए जब तक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग कर रहे हैं और जो उस टाइम पे वो कुछ भी बोलते हैं या किसी को भी वोट करते हैं, उसके अगेंस्ट में भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। और इसके साथ ही कोई भी फॉरेन सॉर्विजन, अगर फॉरेन का कोई भी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन ऑफिसर या कोई भी डिप्लोमेट आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं कर सकती। और साथ ही यूएनओ और उसकी एजेंसीज के ऊपर भी हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के क्लॉज 2 में लिखा गया है। ये बात करता है नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी ये कहता है कि देयर इज़ नो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कोई भी लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो ये लॉ कहता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो लोग सेम हैं उनके लिए सेम लॉ बनने चाहिए और जो लोग डिफरेंट हैं उनके लिए डिफरेंट लॉ बनने चाहिए। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और डिमांड करता है इक्वल ट्रीटमेंट की। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट को, कि हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये कहता है कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसलिए ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है। रिजर्वेशन भी इसका ही एक एग्जाम्पल है। और अगर और एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि ट्रेन्स, बसेस, इन सब में वेमेंस और स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए अलग से सीट्स होती हैं, तो वो भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का ही एग्जाम्पल है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 14। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 15 की। जो इक्वालिटी की बात है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह की गई है। सबसे पहले प्रियम्बल में और दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी। तो हमने हमारे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इन 5 चीज़ों के आधार पर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। और ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों के लिए डेवलपमेंट वर्क कर रही है और दूसरी कम्युनिटीज़ को इग्नोर कर रही है। अब जो आर्टिकल 15 है उसका क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट इन 5 चीज़ों के आधार पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता।
और आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट के साथ साथ सिटीजन्स भी इन पांचों चीज़ों के आधार पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फिर बात आती है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि जो स्टेट है विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक लॉज ला सकती है। ये डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा। डिस्क्रिमिनेशन होता है अनफेवरेबल डिस्टिंक्शन, लेकिन जब हम विमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी लॉ लाते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगा, वो फेवरेबल डिस्टिंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। फिर आता है आर्टिकल 15 का क्लॉज 4। ये बात करता है कि हम स्पेशल प्रोविजंस दे सकते हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एससीबीसी यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। यानी जो स्टेट है वो एससीबीसी, एससी और एसटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन ला सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एससीबीसी डिफाइन नहीं है, इसलिए हर स्टेट अपने हिसाब से डिफाइन करता है कि एससीबीसी कौन है। वहीं एससी को डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 में और एसटी को डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 में। फिर आता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बात करता है कि स्टेट एससीबीसी, एससी और एसटी इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर देयर एडवांसमेंट, फॉर देयर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये क्लॉज ऐड किया गया था थ्रू 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 15। होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल 16 पे। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कहता है कि देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी सब लोग इक्वल होने चाहिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। पहले हमने 5 ग्राउंड्स पढ़े थे, लेकिन इसके अंदर 2 और जोड़ दिए, एक डिसेंट और एक रेजिडेंस। यानी स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। फिर आता है आर्टिकल 16(3). 16(3) बात करता है कि रिजर्वेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर रिजर्वेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर स्टेट उनको रिजर्वेशन दे सकती है। फिर आता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। 16 क्लॉज 4 बात करता है कि जो स्टेट है वो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे सकती है। स्टेट कैन रिजर्व पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस यानी जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है स्टेट सर्विसेज में। आर्टिकल 16(4)(a) के अकॉर्डिंग इट एनेबल्स टू कंटिन्यू रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर एससी एंड एसटी, यानी एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एससी एसटी जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। फिर आता है आर्टिकल 16(4)(b). आर्टिकल 16(4)(b) कहता है कि जो 50% सीलिंग थी रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी की, पहले था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते एससी एसटी को, लेकिन आर्टिकल 16(4)(b) के बाद इसको ख़त्म कर दिया और 50% और अब 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे सकते हैं एससी एसटी को। फिर आता है 16(5). 16(5) बात करता है रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसका कोई अपना ऑफिस है और वो उसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही अलाउड हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ये आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं होगा, ये अलाउड है, यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन अलाउड है। आर्टिकल 16 जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही मिलता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, यानी कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता किसी भी फॉर्म में। आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। और इसी के लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जिसके तहत अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो इस एक्ट के तहत ही उसको सज़ा दी जाती है। अब हम बोल तो रहे हैं अनटचेबिलिटी, लेकिन अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है? अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग जो जन्म के आधार पर कुछ लोगों को बॉयकॉट किया जाता है उसे कहते हैं अनटचेबिलिटी।
तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 17। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या होता था, पहले लोगों के पास काफ़ी सारे हेरिडिटरी टाइटल्स होते थे, जैसे कि राजा, महाराजा, दीवान, निज़ाम, राय बहादुर, ये सब। और ये सब दिए थे ब्रिटिशर्स ने। और ये सारे टाइटल्स जो थे ये हेरिडिटरी थे, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, महाराजा का महाराजा, दीवान का दीवान, निज़ाम का निज़ाम, जो इनइक्वलिटी क्रिएट करते थे। इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्टिकल 18 में ये इंश्योर किया गया कि जितने भी हेरिडिटरी टाइटल्स हैं ऑफ नोबिलिटी उनको अब से बैन कर दिया जाएगा। हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी वर बैंड। अब ठीक है, जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं उनको तो बैन कर दिया, लेकिन क्या होगा अगर फॉरेन कंट्रीज हमारे सिटीजन को टाइटल देने लग जाए तो फिर उसके लिए सेकंड पॉइंट ये है कि सिटीजन्स कोई भी फॉरेन स्टेट का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर कोई फॉरेन स्टेट सिटीजन्स को टाइटल देती भी है तो सिटीजन्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ ही जो स्टेट है वो भी किसी को टाइटल नहीं दे सकती। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गेन करते हैं तब भी आप किसी फॉरेन स्टेट से ना टाइटल ले सकते, ना प्रेजेंट ले सकते, ना सैलरी ले सकते। और ये ना ही सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, साथ ही उन फॉरेनर्स के लिए भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गेन करते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी लोकल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड हो और आपको उनसे या तो कोई सैलरी मिलती है या अलाउंसेस मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो ये हैं कि स्टेट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के बेसिस पे सिटीजन्स को टाइटल दे सकती है। जैसे मिलिट्री में टाइटल्स होते हैं लेफ्टिनेंट, जनरल, ये सब। और ऐसे एकेडमिक भी टाइटल होते हैं, जैसे किसी ने पीएचडी की है तो उसके आगे डॉक्टर लग जाता है, एमबीबीएस करने वाले के आगे भी डॉक्टर लग जाता है। ये नेशनल अवार्ड्स हैं वो भी अलाउड होते हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एक्सेट्रा। अब ये जो आर्टिकल है ये डायरेक्टरी आर्टिकल है, मीन्स अगर आप अपने नाम के आगे कोई टाइटल लगा लेते हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी तक पार्लियामेंट में ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ है, इसलिए आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आगे पार्लियामेंट में कोई ऐसा लॉ पास होता है जिसमें पनिशमेंट का प्रोविजन हो, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट और राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट होता है। तो हमने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक सारे आर्टिकल्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, जो है राइट टू फ्रीडम। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।